पोर्टल से आवाज आती है, तुम सभी सेंट कैंडिडेट को सेकेंड ट्रायल पास करने के लिए कांग्रेचुलेशन। मैं इस रैली के स्टोरेज को गार्ड करने वाला फाइनल गेट कीपर हूँ। तो अब चुनो, क्या तुम ट्रेजर को चुनोगे और अपने ट्रायल को यहीं पर खत्म करोगे, या अगले ट्रायल का सामना करने के लिए तीसरे स्टोरेज में जाओगे। फिर उसके बाद एक बच्चा कहता है बिल्कुल हम ट्रेजर को चुनेंगे। फिर उसके बाद वो पोर्टल फिर से वही कहता है, ट्रेजर चुन के ट्रायल यहीं पर खत्म करोगे या आगे बढ़ोगे। फिर वो पोर्टल के अंदर से आवाज आता है, अगर तुम ट्रायल को पास करते हो तो तुम थर्ड स्टोरेज के ट्रेजर को पा सकते हो, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम वहीं मारे जाओगे। जिसकी बातें सुनकर वो सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर विस्पर कहता है, मास्टर इसके आवाज के माना को सेंस करके मुझे ऐसे लगता है। फिर आइजक कहता है, हाँ ये एक ड्रैगन है। फिर वो सोचने लगता है अगर वो मरने के बारे में कह रहा है तो वो भी सच हो सकता है। फिर तभी उन्हीं बच्चों को दिखाया जाता है जो कहते हैं, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहा है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, मैं अगला ट्रायल देना चाहता हूँ। फिर दूसरा कहता है, अगर हम तीसरे ट्रायल के ट्रेजर को ले सके तो हम सेंट बन सकते हैं। उन बच्चों की बातें सुनकर और भी बच्चे उसका साथ देते हुए अगला ट्रायल देने के लिए बोलने लगते हैं। फिर इस पोर्टल में से आवाज आता है, तो तुम लोग अगला ट्रायल का सामना करना चाहते हो ये जानते हुए भी कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम लोगों में काफी ज्यादा हिम्मत है, तो अब अगला ट्रायल का सामना करो। फिर उसके बाद वहाँ की जमीन फिर से हिलने लगती है। फिर उसके बाद उस पोर्टल से आवाज आती है, यहाँ वो सभी कैंडिडेट इकट्ठा हुए हैं जो सेंट बनना चाहते हैं। फिर वो क्या था, अब अगला ट्रायल का सामना करने की बारी आ गई। ये ट्रायल बहुत ही सिंपल है। फिर उसके बाद उस पोर्टल में से काफी ज्यादा रोशनी आने लगती है और उस पोर्टल से कोई चीज बाहर निकलती है। साथ ही वहाँ की जमीन भी हिल रही थी, जिस वजह से वहाँ के बच्चों को दिक्कत हो रही थी, लेकिन इसे देखकर आइजक को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वही गॉड का एक स्टैचू आ जाता है जिस गॉड ने आइजक को धोखा दिया था। फिर उस स्टैचू से आवाज आती है, अपने गॉड को प्रेस करो। फिर उसके बाद वो बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, क्या एक और स्टैचू, ये स्टैचू तो हमारे गॉड की है। फिर वो स्टैचू कहता है, अपने गॉड के सामने रिस्पेक्ट शो करो, जो अपने फेथ को साबित करेगा वही थर्ड स्टोरेज में आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद वो बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, ऐसा लगता है इसके सामने हमें घुटने टेक के प्रे करना होगा। उनकी बातें सुनकर आइजक गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, मैं तो ऐसा नहीं करने वाला। फिर वो उसके बाद उसे काफी ज्यादा गाली देते हुए कहता है, मैं उस कमीने के सामने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकूंगा, ये जानते हुए कि उसने मेरे साथ 100 सालों तक खेलते रहा और आखिर में मेरे साथ स्कैम कर दिया, मैं उसके सामने कैसे घुटने टेक सकता हूँ। फिर उसके बाद वही बच्चा जो बात कर रहा था वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें अपने गॉड के सामने घुटने टेक कर प्रे करना है। फिर उसके बाद वो बच्चा स्टैचू के सामने जाकर घुटने टेक कर प्रे करने लगता है। फिर उसके बाद वो स्टैचू कहता है, तुमने काफी अच्छे तरह से सीखा है, तुम पास हो गए। और उसके बाद सुनकर वो बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पीछे खड़े बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद आइजक शूरी के ऊपर से नीचे उतर जाता है, जिसे देखकर शूरी कहता है, आइजक क्या तुम भी प्रे करने वाले हो। जिसके बातें सुनकर आइजक गुस्सा हो जाता है और शूरी के घुटने के ऊपर मार देता है और डा बोलते हुए कहता है, मैं ऐसी बकवास चीजें नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद तभी आइजक के बगल से कीना गुजरती है और वो उस स्टैचू के सामने आते हुए कहती है, मैंने सेंटा सेटस में अच्छे तरह से प्रे करना सीखा है। फिर उसके बाद कीना जमीन पर हाथ रखती है और अपने दोनों घुटनों को मोड़ के घुटने के बल बैठ जाती है और बहुत अच्छे से प्रे करने लगती है, जिसे देखकर बाकी के बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। और वहीं कुछ बच्चे उसे प्रेयर करता देख रहे होते हैं। फिर वो स्टैचू कहता है, आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। फिर उस स्टैचू की बातें सुनकर वो सभी लोग प्रे करने लगते हैं। फिर तभी स्टैचू का ध्यान आइजक की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो स्टैचू कहता है, आखिर तुम घुटने क्यों नहीं टेके हो। फिर उसके बाद आइजक डा बोलते हुए कहता है, मैं ऐसा पागलपन क्यों करूं। आइजक को ऐसा करता देख बाकी बच्चे बात करने लगते हैं, आखिर उसके साथ क्या दिक्कत है, क्या उसे अपने फेथ पर भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बात कि जोशुआ फैमिली अपने फेथ को खो रही है ये सच है। उनकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है, तुम डीमन कहीं के आखिर क्यों हमारे फैमिली के नाम को डुबाने पे लगे हुए हो, बस घुटने टेक के प्रे ही तो करना है। पर वहीं आइजक को उनकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कीना उसे देखकर सोचने लगती है, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसे में वो अपने सेंट बनने के मौके को खो देगा। भले ही उसका टैलेंट कितना ही ओवरवेलमिंग क्यों न हो, लेकिन फेथ के बिना ये सब बेकार है, मुझे ऐसी बेकार चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद वो स्टैचू कहता है, सेंटस फैमिली के बच्चे तुम्हारा ये बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल है। फिर आइजक गुस्से से डा बोलते हुए कहता है, कमीने कहीं के, तो तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे जैसे घटिया चीज के सामने घुटने टेकने से ज्यादा बेहतर है मैं मर जाऊं। फिर उसके बाद वो स्टैचू आइजक के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है। वो स्टैचू आइजक के ऊपर अपने प्रेशर को डाल के उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा था। आइजक को उस प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, लेकिन वो घुटना टेकने वाला नहीं था। फिर उसके बाद वो स्टैचू कहता है, ब्लेसफेमस मतलब गॉड की बातों को ना मानना या उसका तिरस्कार करना। ये कहते हुए वो आइजक के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। फिर उसके बाद आइजक डा बोलते हुए कहता है, तुम भाड़ में जाओ, अब मैं इस स्टैचू को टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। और यहाँ पर आइजक अपने डार्क माना को यूज करने लगता है, जिसे देखकर विस्पर कहता है, मास्टर ये काफी ज्यादा
खतरनाक हो सकता है। फिर आइजैक अपने डार्क माना से एक अटैक बनाने वाला होता है और कहता है मरो, पर अगले ही पल वो स्टैचू अपने प्रेशर को डालना बंद कर देता है और कहता है ये काफी ज्यादा बढ़िया था। जिसकी बातें सुनकर आइजैक और विस्पर को वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो स्टैचू कहता है तुम पास हो गए बेबी कैंडिडेट, तुम थर्ड स्टोरेज में जा सकते हो। उसकी बातें सुनकर कीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आइजैक की तरफ उंगली करते हुए कहती है तुमने कहा था कि जो अपने फेथ को शो करेगा वो पास होगा। इस बच्चे ने ना तो घुटने टेके और ना ही प्रे किया, तो ये कैसे पास हो गया? ये क्या बकवास चल रहा है? फिर वो स्टैचू कहता है सिर्फ यही बच्चा है जो दरवाजे के उस पार जाने के लिए क्वालिफाई है। एकमात्र यही बच्चा है जिसने गॉड के प्रति अपने फेथ को शो किया है। क्या तुम सच में अभी तक नहीं समझी? तुमने घुटने टेक के एक स्टैचू के सामने प्रे किया है, ना कि अपने गॉड के सामने। मैं कोई गॉड नहीं बल्कि एक मामूली सा स्टैचू हूँ और तुम लोगों को गॉड के प्रति फेथ को शो करना था, ना कि एक स्टैचू के प्रति। जिसकी बातों को सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं शूरी सोचने लगता है उसने अपने फेथ को शो करने के लिए कहा था और वो स्टैचू हमारे गॉड के जैसे दिखता है, इसलिए हम उसकी बातों में बहुत आसानी से फंस गए और अपने फेथ को अपने गॉड के जगह उस स्टैचू के लिए शो करने लगे। उस स्टैचू ने हमें बहुत आसानी से ट्रिक कर लिया। फिर उसके बाद बाकी बच्चे भी कुछ उसी तरह की बातें कर रहे होते हैं तो कुछ उससे अलग कर रहे होते हैं। गाइस, फेथ का मतलब समझ लो भक्ति। अगर कोई भक्त भक्ति दिखा रहा है तो उसी को फेथ कहते हैं। फिर उसके बाद वो स्टैचू कहता है उस बच्चे की तरफ देखो, भले ही मौत उसके सामने थी फिर भी वो टिका रहा, अपना घुटना नहीं टेका और अपने फेथ को बनाए रखा। फिर उसके बाद हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो ऐसे पोज दे रहा होता है जैसे कि उसे ये सब पहले से ही पता हो। फिर विस्पर कहता है मास्टर ये किस फेथ की बात कर रहा है? फिर आइजैक कहता है अपनी बकवास बंद करो। जिसे देखकर कीना गुस्सा होते हुए कहती है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, वो बच्चा बोल भी नहीं सकता, ये साबित करने का कोई भी तरीका नहीं है कि वो अपने फेथ की वजह से घुटने नहीं टेका था। उसके बातें सुनकर विस्पर कहता है मास्टर उसकी बातों में दम तो है, आप सच में ऐसा ही कर रहे थे। फिर आइजैक भी डाटा बोलते हुए कहता है हाँ वो सही है। फिर कीना कहती है और इसके अलावा अगर उसके पास सच में फेथ है तो ये कैसे हो सकता है कि वो स्टिग्मा को पोजेस ना करे। उसकी बातें सुनकर आइजैक को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद बताया जाता है होली पावर से स्किन पर इनग्रेव्ड किए हुए वाउंड को स्टिग्मा कहते हैं क्योंकि सभी सेंट कैंडिडेट के पास स्टिग्मा होता है। और इस बात को सुनकर कि आइजैक के पास स्टिग्मा नहीं है, वहाँ सभी बच्चे आइजैक के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। और वहीं पर कीना स्माइल करते हुए सोच रही होती है यहाँ सभी कैंडिडेट में सिर्फ इसी बच्चे के पास स्टिग्मा नहीं है। हार मान जाओ बच्चे, अगर तुम्हारे पास स्टिग्मा नहीं है तो तुम बिल्कुल भी सेंट नहीं बन सकते। फिर उसके बाद वो स्टैचू कहता है एक सेंट कैंडिडेट जो बिना स्टिग्मा के है, क्या तुम यही कह रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा है। और उसके बातें सुनकर कीना और बाकी के बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो स्टैचू कहता है मेरा मतलब ये है कि वो अभी भी बहुत छोटा है। फिर कीना कहती है ये बात कोई सेंस नहीं बना रहा, और रुको क्या तुम हिल सकते हो? फिर वो स्टैचू कहता है मेरा मतलब ये है कि वो अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। फिर उसके बाद वहाँ खड़े बच्चे आपस में बात करने लगते हैं तो फिर मुझे भी अंदर जाने दो, अगर कोई बिना स्टिग्मा वाला अंदर जा सकता है तो मुझे भी आना चाहिए क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। फिर इसी तरह से और बच्चे भी कहने लगते हैं मेरे पास भी स्टिग्मा नहीं है। फिर वो स्टैचू कहता है तुम लोगों को समझना होगा, तुम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम लोग स्पेशल हो। क्या हर कोई ऐसा ही सोचता है? फिर वो बच्चे हाँ हाँ बोलने लगते हैं। फिर वो स्टैचू कहता है क्या तुम सभी थर्ड स्टोरेज के अंदर जाना चाहते हो? फिर वो बच्चे फिर से हाँ हाँ बोलने लगते हैं। फिर वो स्टैचू कहता है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं तुम सभी लोगों को अंदर भेज दूंगा। उसके बाद सुनकर वो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि अब हम भी थर्ड स्टोरेज में जा सकते हैं। और वहीं शूरी सोच रहा होता है क्या वो सच में इतना आसानी से हमें अंदर जाने दे रहा है? फिर वो स्टैचू कहता है अगर तुम लोग खुद अंदर जाके मरना चाहते हो। फिर वो स्टैचू स्माइल करते हुए कहता है तो मैं तुम लोगों को जरूर अंदर भेजूंगा। फिर उसके बाद वो स्टैचू वहाँ से गायब होने लगता है। फिर उसके बाद तीसरे स्टोरेज का दरवाजा खुलने लगता है। वहाँ पर से काफी ज्यादा डार्क माना रिलीज होने लगता है जिसकी वजह से वहाँ सभी बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। फिर तभी उस दरवाजे के अंदर से आवाज आता है क्या तुम इसे महसूस करते हो? ये डार्क माना है जो स्केलेटन किंग के बॉडी से निकल रहा है। तुम लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए बेवकूफ कहीं के। मैं उन लोगों को छोड़ने के बारे में सोच रहा था जो लोग इस डार्क माना तक को सहन नहीं कर सकते। फिर वो बच्चे आपस में बोलने लगते हैं ये डार्क माना काफी ज्यादा है, हम इसे सहन नहीं कर सकते। फिर हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है और उसे भी उस डार्क माना को सहने में दिक्कत हो रहा होता है, पर साथ ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। फिर आइजैक सोचने लगता है हाँ ये वही है, पर ये बात कि अंदर मेरी बॉडी स्केलेटन किंग की बॉडी है ये बात झूठ है। फिर उसके बाद आइजैक सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिवाइन रैल्म में अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने के बाद फिर से दोबारा कभी देख पाऊंगा, हम फिर से मिल गए। फिर उसके बाद आइजैक काफी ज्यादा लार टपकाते हुए कहता है जरा देखो इस डार्क माना को। फिर तभी पोर्टल के अंदर से आवाज आता है उस बच्चे की तरफ देखो, उसने अपने फेथ को साबित किया है, उसके चेहरे को देखो वो एक साहसी वॉरियर है। लेकिन सभी बच्चे आइजैक के चेहरे को देखकर घबरा रहे थे। फिर उसके बाद उस पोर्टल से आवाज आती है अभी भी देर नहीं हुई, जो मौत का
सामना करते हुए स्माइल नहीं कर सकता, वो पीछे मुड़ के यहाँ से वापस लौट सकता है। अगर कोई इस ट्रायल को छोड़ता है तो मैं परमिशन दे सकता हूँ कि तुम लोग सेकंड स्टोरेज से किसी ट्रेजर को चुन सकते हो। फिर उसके बाद शूरी को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है आखिर मैं इस डार्क माना को कैसे पार करके अंदर जा सकता हूँ। फिर उसके बाद कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, चलो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं नहीं तो हम सचमुच मारे जाएंगे। फिर दूसरा कहता है हमें छोड़ के सेकंड स्टोरेज में किसी अच्छे ट्रेजर को चुन लेना चाहिए। फिर उसके बाद कीना आगे आते हुए कहती है मुझे सेकंड स्टोरेज का कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, हम सभी तीसरी स्टोरेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज तीसरे स्टोरेज के सभी ट्रैप को एक्टिवेट कर दो। उसकी बातें सुनकर वो बच्चे अपने मन ही मन कीना को गाली देने लगते हैं। फिर उसके बाद पोर्टल से आवाज आती है क्या तुम सच में सीरियस हो। फिर कीना कहती है हिस्ट्री में कोई भी ऐसा सेंट नहीं है जो स्केलेटन किंग के बॉडी को बाहर निकाल पाया, यहाँ तक कि फेमस सेंटेस मेलिसा भी ऐसा नहीं कर पाई। फिर उसके बाद उस पोर्टल से आवाज आती है ऐसा लगता है कि तुम्हें थर्ड स्टोरेज के बारे में कुछ पता है। फिर उसके बाद कीना सोचने लगती है सेंटेस मेलिसा किसी भी तरह से बच्चों को मरने नहीं देगी, मुझे पता है तुम ही बचने का तरीका हो। फिर कीना कहती है मैं ये नहीं सुनना चाहती कि हमने बिना किसी परेशानी के ट्रेजर को पा लिया, इसलिए प्लीज थर्ड स्टोरेज को ओरिजिनल और मोस्ट डेंजरस स्टेट में वापस पहुंचा दीजिए ताकि मैं सेंटेस से भी ज्यादा ग्रेटर इवेल्युएट हो सकूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर आइजक सोचने लगता है इस बच्चे का भी दिमाग ठिकाने में नहीं है। फिर इस पोर्टल से आवाज आता है अगर तुम इतना कह रहे हो तो ये अच्छा है, इससे ये तय करना आसान हो जाएगा कि सेंट कौन होगा। फिर उसके बाद वहाँ काफी डार्क कमाना रिलीज होने लगता है और साथ ही वो पोर्टल भी चमकने लगता है। फिर तभी एक बच्चा कीना को धक्का देने वाला होता है और कहता है तुम खुद अंदर जाओ, तुम अपने साथ हमें क्यों लेके जा रही हो। पर तभी अचानक से वो सभी बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं और वो बच्चे मेरे ख्याल से थर्ड स्टोरेज के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ एक तरफ हड्डियों का हाथ होता है जहाँ से डार्क माना रिलीज हो रहा था और दूसरी तरफ बच्चे होते हैं जो उस डार्क माना की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, जिसे देखकर आइजक खुश होते हुए कहता है क्या कियोस है। फिर उसके बाद विस्पर कहता है मास्टर जरा उस तरफ देखो और उसी हड्डी के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये आपकी बॉडी है मास्टर। और उसे देखकर आइजक काफी खुश होते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे बेबी, मतलब मेरे बॉडी ये तीसरे स्टोरेज में एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। फिर तभी वो बच्चा भी स्केलेटन किंग के हाथ को देखते हुए कहता है क्या ये स्केलेटन किंग का बॉडी है, सिर्फ अकेले उस हाथ के अंदर ही बहुत ज्यादा डार्क माना है। फिर आइजक मन ही मन कहता है ये तो पूरा हाथ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक अंगूठा है, बाकी सब तो रेप्लिका है, क्या यहाँ पर बस यही है। फिर तभी वहाँ पर से काफी ज्यादा डार्क माना रिलीज होने लगता है और वहाँ पर एक स्पेल बन गया था जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ सभी बच्चे डर जाते हैं, आखिर इतना खतरनाक डीमन यहाँ क्या कर रहा है। फिर दूसरा कहता है मुझे लगा था कि सेकंड ट्रायल के बाद यहाँ डीमन नहीं आएंगे। फिर उसके बाद पोर्टल से आवाज आती है तुम लोगों ने सभी सेफ्टी डिवाइस को हटाने के लिए कहा था। फिर आइजक उस डीमन को देखकर सोचने लगता है रुको क्या ये। फिर उसके बाद वो डीमन अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए कहता है तुम कीड़े कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के चीज को लालच करने की। फिर उसके बाद वो एक जोरदार दहाड़ मारता है। फिर तभी एक बच्चा कीना की तरफ उंगली करते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाओगी। फिर उसके बाद कीना आगे की तरफ आते हुए कहती है मेरे ऊपर भरोसा करो, यहाँ सभी लोग ट्रेजर के साथ वापस जाएंगे। फिर उसके बाद वो सोचने लगती है 14 फेमिलियर स्केलेटन किंग का सबऑर्डिनेट इलाइट डीमन में से एक जिसे स्केलेटन किंग ने ट्रेन किया है और वो बेवकूफ जिसे पॉप की फैमिली ने पकड़ा है। और गाइज मैं आपको बता दूं कीना पॉप की फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। फिर वो सोचने लगती है जो इस चीज के खिलाफ अच्छे से काम करेगी ट्रेजर तो मेरा ही होगा। फिर उसके बाद कीना वही होली स्पेल को कास्ट करती है जिसकी वजह से उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और कीना कहती है घुटने टेको और उस होली स्पेल की वजह से उस डीमन के ऊपर भी प्रेशर पड़ने लगता है। उसे देखकर बाकी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो पॉप फैमिली की लाइट है और उसे देख के कीना खुश होते हुए सोच रही होती है ये काम कर रहा है। फिर तभी उस डीमन की आवाज आती है जिसे सुनकर कीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उस डीमन को दिखाया जाता है जो अपने काफी ज्यादा डार्क माना को रिलीज करते हुए कहता है क्या ये तुम हो जो मेरे किंग के बॉडी को लालच करने की हिम्मत कर रहा है। फिर उसके बाद रेलिक स्टोरेज के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे अंदर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन अचानक से कट ऑफ कैसे हो गया। फिर तभी एक आदमी आते हुए कहता है एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तीसरे स्टोरेज का डीमन का सील रिलीज हो गया है, जिसके बाद सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सिमोन कहता है रिलाई क्या वहाँ स्केलेटन किंग का 40 फेमिलियर नहीं था। फिर रिलाई सोचने लगता है आखिर ये हुआ कैसे, अगर ये 40 फेमिलियर है तो स्टोरेज के अंदर सभी बच्चे खतरे में हैं। फिर उसके बाद एक आदमी पूछता है उन एल्डर्स का क्या हुआ जो अंदर सुपरवाइजर बनकर गए थे। फिर वही आदमी जो खबर लाया होता है वो कहता है वो ट्रैप को बंद करने गए थे लेकिन वो अचानक से मिसिंग हो गए, जिसकी बातें सुनकर एल्डर कहती है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोरेज के अंदर के बच्चों की जान खतरे में है।
ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो बच्चे उतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना कर सके। फिर वही खबर वाला आदमी कहता है हमें ट्रायल रोक के उन सभी को बाहर निकालना चाहिए। फिर तभी रेले की स्टोरेज के एंट्रेंस से रोशनी चमकने लगती है, जिस रोशनी से बचने के लिए वो लोग अपनी आंखों को ढक लेते हैं और रिलाई सोच रहा होता है रेले की स्टोरेज खुलने वाला है, पर इतनी इंटेंस लाइट क्या है। फिर तभी वही खबर बोलने वाला आदमी कहता है सभी लोग एंट्रेंस से पीछे हट जाओ क्योंकि अंदर से डार्क माना निकल रहा है। फिर वो एल्डर कहता है रुको, मैं अंदर किसी भी डीमन के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी एल्डर कहती है क्या इसका मतलब वो डीमन खत्म हो गया। जिसकी बात सुनकर बैरिट हाउस का बैटरिया सोच रहा होता है कि ना तुमने कर दिखाया। फिर उसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं क्या वो डीमन जो स्केलेटन किंग के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था आखिर वो कौन बच्चा होगा जो उस जैसी खतरनाक चीज को मारा होगा। फिर उसके बाद सिमोन कहता है रिलाई क्या ऐसा हो भी सकता है, पर रिलाई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वहाँ के लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं उस डीमन को मारने वाली जरूर कीना बैरिट होगी जैसे कि पॉप के फैमिली से उम्मीद थी। और वो सभी बैरिट हाउस के पैट्रियार्च के पास आके उसे कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं और कीना की तारीफ करने लगते हैं। फिर बैरिट हाउस का पैट्रियार्च कहता है ऐसे लगता है कि कीना ने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम कर दिया। फिर उसके बाद वो बोलते हुए दूसरे की तरफ देखने लगता है और वो रिलाई की तरफ देख रहा था और उसे देख के स्माइल करते हुए सोच रहा था जोशुआ पॉप के अथॉरिटी के खिलाफ तुम्हारी ये बेवकूफी मनमानी का अब अंत हो गया है। अब हमारे पास स्केलेटन किंग का बॉडी है तो तुम्हें हमारे सामने झुकना ही होगा। अब तुम्हें नोबल की तरह एक्ट करना बंद कर देना चाहिए। फिर तभी वहाँ खड़े लोग बोलने लगते हैं देखो रेली स्टोरेज के एंट्रेंस से बच्चे बाहर आ रहे हैं। उसके बाद सुनकर सभी का ध्यान एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है। फिर उसके बाद रिलाई सोच रहा होता है आइजैक शूरी प्लीज तुम दोनों सेफ रहना। फिर उसके बाद हमें एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ से बच्चे निकल रहे होते हैं और वो निकल के अपने पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर रिलाई सोच रहा होता है कुछ बच्चों को चोट लगी है लेकिन वो हल्के फुल्के हैं, ये राहत की बात है कि वो सही सलामत हैं। फिर उसके बाद वहीं खड़े लोग आपस में बात करने लगते हैं जो बच्चे थर्ड स्टोरेज के अंदर गए थे वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आए हैं। फिर दूसरा कहता है कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं है और रिलाई उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। फिर तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है बाकी के बचे हुए बच्चे बाहर निकल रहे हैं। फिर दिखाया जाता है वहाँ सबसे आगे शूरी होता है और उन सभी बच्चों की हालत काफी खराब होती है। फिर इसके बाद सीमन कहता है आर्मन क्या तुम ठीक हो, और उसके पास जाने लगता है और गोवेल जाके शूरी को गले लगा लेता है और कहता है मेरे बच्चे क्या तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वहीं रिलाई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि आइजैक उन बच्चों के साथ बाहर नहीं आया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर आइजैक कहाँ है, आइजैक इन सभी के साथ नहीं है। फिर उसके बाद बैरिट हाउस के पैट्रियार्च के पास कीना आती है जिसे वो कहता है कीना तुम्हारे हाथ में क्या है, स्केलेटन किंग का बॉडी कहाँ है। और वहीं कीना काफी डरी होती है और वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। फिर उसके बाद बैरिट हाउस का पैट्रियार्च गुस्से से कहता है आखिर तुम्हें किसने कहा था कि इस जैसी बेकार चीज को बाहर लाने के लिए। फिर तभी वहाँ ऊपर की तरफ एक पोर्टल अपेयर होता है जिसकी वजह से वहाँ सभी का ध्यान उसी की तरफ जाने लगता है और उस पोर्टल से एक वुल्फ बाहर आता है जो अपने मुंह में आइजैक को पकड़ा हुआ था और उसे देख के रिलाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी वहाँ के लोग बात करने लगते हैं रुको क्या वो आइजैक है, और वहीं आइजैक स्माइल कर रहा होता है और वो बड़े आराम से उसके मुंह में टंगा होता है। फिर उसके बाद वो भेड़िया जमीन पर उतर जाता है और रिलाई और इसैली आइजैक और यंग मास्टर बोलते हुए उसके पास जाने लगते हैं। फिर उसके बाद इसैली कहती है यंग मास्टर रिलाई क्या ये सचमुच एक भेड़िया है या क्या वो रेली के स्टोरेज को प्रोटेक्ट करने वाला यंग गार्डियन ड्रैगन है, होली ड्रैगन। उसके बातों को सुनने के बाद रिलाई सोचने लगता है वो बिल्कुल सही कह रही है, ये रेली के स्टोरेज को प्रोटेक्ट करने वाला गार्डियन ड्रैगन है। भले ही उसका फॉर्म अभी एक भेड़िया का है लेकिन बेशक उसका प्रेजेंस एक होली ड्रैगन का है। सिर्फ मैट्रियार्च है जिससे वो ड्रैगन गहराई से जुड़ा हुआ है, उन्होंने ही इसे रेली के स्टोरेज में समन किया था। फिर तभी वो सोचने लगता है आखिर ये शोर क्या है। फिर दिखाया जाता है आइजैक किसी चीज को चबा रहा था और उसी की वजह से वो शोर आ रहा था। फिर तभी एक एल्डर के बगल वाला नाइट कहता है एल्डर क्या आइजैक जिस चीज को चूस रहा है वो क्या सच में वो स्केलेटन किंग का बॉडी है। फिर वो एल्डर घबराते हुए कहता है तुम उसे मुंह में नहीं डाल सकते, और वहीं दूसरा एल्डर खुश होते हुए कहता है उसने कर दिखाया, उसने स्केलेटन किंग के बॉडी को ले आया। फिर उसके बाद बैरिट हाउस का पैट्रियार्च गुस्से से कीना को कहता है कीना क्या तुमने उस बच्चे को स्केलेटन किंग का बॉडी दिया है, मैं इसे किसी भी तरह का चतुराई भरा टैक्टिक नहीं कहूंगा। फिर उसके बाद बैरिट हाउस का पैट्रियार्च स्माइल करते हुए कहता है अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये एक अच्छा प्लान है। उसकी बातें सुनकर रिलाई हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद ड्रैगन कहता है आखिर तुम किस तरह का बकवास कर रहे हो, यहाँ कोई और नहीं बल्कि ये बच्चा है जिसने स्केलेटन किंग के बॉडी को क्लेम किया है। फिर उसके बाद वो ड्रैगन उन्हें बेवकूफ कहता है। उसकी बातें सुनकर बैरिट हाउस का पैट्रियार्च हैरान हो जाता है और कीना काफी ज्यादा घबराते हुए सोचने लगती है आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो होली स्पेल डीमन के ऊपर काम क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डीमन अपने काफी ज्यादा डार्क माना को रिलीज कर रहा था और उस होली स्पेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कहता है तुम इंसानी कीड़े कहीं के, और वो उस स्पेल से छूट जाता है और अपने जगह से जंप करके उन बच्चों के पास आ जाता है और उन बच्चों के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता
है। फिर उसके बाद जब वहाँ का धूल हटता है तो दिखाया जाता है उन सभी बच्चों के ऊपर एक बैरियर बन गया होता है और उस बैरियर को देख के उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस बैरियर का कलर ब्लू है, मतलब इसे जोशुआ के बच्चे ने बनाया है और इसे आइजैक ने अपने डिफेंसिव होली स्पेल से बनाया होता है। और वो जंप करके डीमन के पास जाने लगता है। फिर वो डीमन कहता है, तुम गंदे प्रीस्ट कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्केलेटन किंग की बॉडी का लालच करने की, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वो दोनों आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर उसके बाद आइजैक अपने होली पावर को यूज करते हुए डा बोलते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम अपने मास्टर को पहचान भी नहीं सकते। फिर उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे। ड्रैगन झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब सच में जोशुआ के बच्चे ने इसे कर दिखाया है, तो कीना ने क्या किया है। फिर उसके बाद रिलाई ड्रैगन के पास आते हुए कहता है, लेकिन ड्रैगन ये काफी ज्यादा खतरनाक भी था, जिसकी बातों को ड्रैगन नहीं समझ पाता। फिर रिलाई आगे कहता है, 14 फेमिलियर स्केलेटन किंग के डीमन को छोटे बच्चे नहीं संभाल सकते, तो आखिर क्यों आपने उस डीमन के सील को हटा दिया। फिर वो ड्रैगन कहता है, 14 फेमिलियर, क्या तुम उसके बारे में बोल रहे हो, ये सफेद बालों वाला बच्चा है जिसने सील को हटाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। फिर उसके बाद बाकी के बच्चे भी बोलने लगते हैं, हाँ यही है जिसने सभी ट्रैप को एक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट किया था, यहाँ तक कि उसने फोर्सफुली हमें खतरे में ढकेल दिया। फिर उन बच्चों के पेरेंट्स बात करने लगते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि इसके वजह से हमारे बच्चे लगभग मरने वाले थे। आखिर इस जैसा चीज कोई कैसे कर सकता है जो पॉप की फैमिली से है। अगर आइजैक ने सही समय पर डीमन को नहीं खत्म किया होता तो सब बच्चे मारे भी जा सकते थे। और इसके अलावा ये इस ट्रायल का विनर है, जबकि इसके खिलाफ पॉप फैमिली का बच्चा था। और इन बातों को सुनकर बैरेट हाउस के पैट्रियार्च को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ के लोग आइजैक की और भी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और आइजैक की इतनी तारीफ को सुन के रिलाई सोचने लगता है, आइजैक सच में तुमने हमारी फैमिली के इज्जत के लिए एक बहुत ही बड़ा काम किया है। फिर उसके बाद जोशुआ हाउस के एल्डर आइजैक के पास जाके उस स्केलेटन किंग के उंगली को उगलने के लिए कह रहे होते हैं और उसे खतरनाक बोल रहे होते हैं, लेकिन आइजैक अपने हाथ से उन सभी एल्डर के हाथ को पीछे झटकार देता है, जिसे पीछे झटकारता देख वो एल्डर बात कर रहे होते हैं, ये बच्चा तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और वहीं आइजैक बड़े आराम से उंगली को चबाते हुए कहता है, मेरे पास बहुत ज्यादा माना है, क्या मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता था, मैं इसे तुरंत अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। फिर तभी पीछे से एक एल्डर आते हुए कहते हैं, आइजैक ने सच में बहुत बड़ा काम किया है, मैट्रियार्च इसे सुन के सच में काफी खुश होगी। फिर रिलाई कहता है, हाँ आखिरकार ये हो गया। फिर उसके बाद वो एल्डर एक एविल स्माइल करते हुए कहती है, आखिरकार हम इसके साथ स्केलेटन किंग को ट्रैक कर सकते हैं, हम ट्रैकिंग के स्पेल का यूज करके हम ढूंढ सकते हैं कि स्केलेटन किंग का सोल कहाँ है। उसके बाद सुनकर आइजैक के भी पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो मेलिसा मतलब मैट्रियार्च को याद करते हुए सोचने लगता है, रुको, क्या इसी के लिए उसे स्केलेटन किंग का उंगली चाहिए था। फिर वो सभी एल्डर एक एविल स्माइल करते हुए आइजैक के पास अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आइजैक इसे हमें दे दो, हम स्केलेटन किंग को ट्रैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और उन्हें ऐसा करता देख आइजैक घबराते हुए सोचने लगता है, ये क्या बकवास है। फिर एक एल्डर कहता है, अब आखिरकार हम अपने 150 साल के बदले को खत्म कर सकते हैं, इसे हमें दे दो। पर तभी आइजैक उस उंगली को निगल लेता है, जिसे देखकर उन सभी एल्डर की आंखें बाहर आ जाती है और वो एल्डर वहीं सदमे में चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो ड्रैगन आइजैक को उतार के वहाँ से चले जाता है और सोचने लगता है, पागल लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उन लोगों से फिर से दोबारा कभी ना मिलूं। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक एल्डर कहता है, क्या तुम्हें मिला। फिर दूसरी एल्डर जो मास्क लगाई होती है वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है। फिर तीसरा एल्डर कहता है, उसे तो यही होना चाहिए था। और वो एल्डर लोग आइजैक के टट्टी में स्केलेटन किंग की उंगली को ढूंढ रहे होते हैं जिसे आइजैक ने निगल लिया था। और उन्हें देख के आइजैक गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, तुम लोग दिन भर ढूंढो, मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को वो कैसे मिलता है। फिर वो सोचने लगता है, उस दिन रेलिक स्टोरेज में जो हुआ था वो मुझे परेशान कर रहा है। फिर उसके बाद हमें पहले का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक ने कहा होता है, क्या तुम अपने मास्टर को नहीं पहचान रहे हो। फिर वो डीमन और आइजैक एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। फिर दिखाया जाता है वो डीमन आइजैक के अटैक की वजह से पीछे फेंका जाता है। फिर उसके बाद वो डीमन कहता है, ये माना मास्टर, क्या ये आप हैं? जब मैंने सुना था कि आप मारे गए तो मेरी दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि आप एक न एक दिन हमारे लिए जिंदा वापस जरूर लौट कर आएंगे। मास्टर, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो गायब होने लगता है और अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, मास्टर, उसे चर्च ने पकड़ लिया है। पर तभी वो कुछ और बोल पाता, वो धूल में बदल जाता है। फिर आइजैक सोचने लगता है, कम से कम मरने से पहले ठीक से बोल के तो जाते, मुझे तुमसे बहुत सारी चीजों के बारे में पूछना था। उसी बात को याद करते हुए आइजैक सोचने लगता
लगता है 14 फेमिलियर उसे पॉप के फैमिली ने पकड़ लिया था। अब लगता है मुझे भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा। फिर तभी रिलाई दूध वाले बॉटल को आइजैक के सामने लेकर आ जाता है और कहता है आइजैक प्लीज पुप करो, मतलब ये समझ लो कि इसे पियो और हगो। और उसके बाद सुनकर आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने होठ को चबाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है ये पागल लोग से भरा हुआ हाउस, मैं जल्द ही इस पूरे हाउस को उलट पुलट कर दूंगा। और वहीं विस्पर काफी ज्यादा हंस रहा था। फिर उसके बाद रिलाई के बगल वाला एल्डर कहता है अगर मैट्रियार्च को पता चला तो वो सच में हम सभी को मार डालेगी, यहाँ तक कि वो उसे ढूंढने के लिए उसके अंदर घुस जाएगी। फिर रिलाई कहता है शांत हो जाओ एल्डर, सब ठीक रहेगा। फिर उसके बाद रिलाई भी घबराते हुए अपने नाखून चबाते हुए कहता है भले ही उसने अपने बेटे को अलग कर दिया है लेकिन फिर भी वो उसका पोता है, वो उसके साथ उतना बेरहम नहीं होगी। फिर उसके बाद विस्पर कहता है क्या मैट्रियार्च मेलिसा तीर्थ यात्रा पे नहीं गई थी? फिर आइजैक विस्पर से कहता है उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, मुझे मेलिसा के आने से पहले अपने सारा माना को ऑब्जर्व करना होगा। फिर उसके बाद दरवाजा खोलते हुए वहाँ गोवेल आता है और कहता है रिलाई तुम अभी तुरंत जाओ, मैट्रियार्च ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद सुनकर आइजैक भी हैरान हो जाता है और रिलाई भी हैरान होते हुए कहता है क्या मदर यहाँ पहले ही आ चुकी हैं? पर वो इससे पहले कभी भी अपनी तीर्थ यात्रा से इतनी जल्दी वापस नहीं लौटी थी। उसके बाद सुनकर आइजैक घबराते हुए सोचने लगता है क्या वो समय से पहले ही वापस आ गई है, क्योंकि इसकी वजह मैं हूँ, मैंने अभी भी अपने सारा माना को ऑब्जर्व नहीं किया है, ये काफी ज्यादा बुरा है। अगर मेलिसा को ये पता चला तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ काफी ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं और उसे देखकर एक एल्डर कहता है क्या ये सभी गिफ्ट आइजैक के लिए हैं? फिर रिलाई कहता है मुझे ऐसा लगा था कि मैट्रियार्च खुद यहाँ आ गई है। फिर उसके बाद गोवेल कहता है क्या तुम डर गए थे, वो अभी तक यहाँ नहीं आई है, उन्होंने तो अभी सिर्फ वॉइस मैसेज भेजा है, वो बाद में पैट्रियार्च के साथ वापिस आएगी। उसके बाद सुनकर आइजैक गुस्से से सोचने लगता है ये कमीना कहीं का, एक बार ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद एक नाइट कहता है पॉप ने भी गिफ्ट भेजवाया है। फिर उसके बाद वो एल्डर्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उन सभी गिफ्ट को बेच दो। फिर वो नाइट कहता है पॉप का मैसेंजर इंतजार कर रहा है। फिर तभी वो मैसेंजर वहाँ आते हुए कहता है एम्परर का इस इवेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पॉप के लोगों ने इसे अपनी गलती के लिए माफी और जोशुआ हाउस होल्ड को शुक्रिया करने के लिए इसे तैयार किया है। फिर वो मैसेंजर अपने कपड़े में हाथ डाल के एक बॉक्स को निकालते हुए कहता है ऐसे लगता है कि जोशुआ के लोग पॉप के गिफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन आप इसे देख के सच में काफी हैरान हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो उस बॉक्स को खोलने लगता है और उस छोटे से बॉक्स से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी। फिर उसके बाद वो मैसेंजर कहता है कार्डिनल ने कहा कि ये आइजैक के लिए है जिसने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, और गाइस यहाँ पे कार्डिनल का मतलब बैरेट हाउस के पैट्रियार्च से है। फिर उसके बाद वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है क्या ये ट्रिपल क्राउन है? फिर उसके बाद उस गिफ्ट को दिखाया जाता है जो किसी मेडल की तरह दिख रहा होता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है ये क्या है? फिर विस्पर कहता है ये पॉप का सील वाला एक घटिया टोकन है। फिर उसके बाद वो एल्डर आपस में बात करने लगते हैं क्या एक मेडल पॉप से? फिर दूसरा कहता है ऐसा कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वो मैसेंजर कहता है सर रिलाई इसे ले, ये आइजैक के लिए है। जिसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है इसे तो मुझे देना चाहिए, तो ये अंकल को क्यों दे रहा है? फिर उसके बाद रिलाई को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है क्या सच में उसने इस मेडल को आइजैक की जगह मुझे देने के लिए कहा है? फिर वो मैसेंजर एक एविल स्माइल करते हुए कहता है हाँ, मैं ये मेक श्योर कर रहा था कि ये आपको ही दिया जाए। फिर उसके बाद वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम जानते हो जो आइजैक से बिलोंग करती है उसे दूसरे फैमिली मेंबर को देने का मतलब क्या है? क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? जो चीज जिससे बिलोंग करती है अगर उसके दूसरे फैमिली मेंबर को दिया जाए इसका मतलब ये है कि वो पर्सन मर चुका है। उसके बाद सुनकर आइजैक और विस्पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो मैसेंजर कहता है प्लीज कुछ गलत मत समझिए, पॉप के इरादे अच्छे हैं, मुझे तो बस ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आइजैक अभी काफी छोटा है। फिर उसके बाद वो एल्डर कहता है तो मेडल में लगे उस रिबन के बारे में क्या ये पॉप के लोगों को नहीं पता था कि ये सनफ्लावर मरे हुए आदमी के मेडल के ऊपर बनाया जाता है? उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है क्या वो मुझे सच में 6 फीट अंदर दफनाना चाहता है? क्या पॉप पागल हो गया है? फिर एक दूसरी एल्डर कहती है पॉप की फैमिली और उसका हाउस हर एक सांस में हमारे जोशुआ के कर्ज का मजाक उड़ाती है। फिर गोवेल कहता है शांत हो जाओ एल्डर, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। फिर वो एल्डर कहता है गोवेल तुम्हें क्या लगता है कि हमें इन जैसी बातों पे चुप रहना चाहिए? फिर गोवेल कहता है ये लग सकता है कि जोशुआ पॉप के हाउस के लिए खुले आम दुश्मनी रखता है, अगर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया तो ये पूरे जोशुआ हाउस के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद गोवेल अपने मन ही मन सोचने लगता है अपनी औकात जानो, ये जरूर बैरेट हाउस के पैट्रियार्च का ही काम होगा, मैं उसके फैमिली से शादीशुदा हूँ, पर ये यहाँ कहना कितना बेशरम लगता है। खैर इसका मतलब ये है कि रिलाई और वो बदमाश अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये मेरे लिए ही बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद गोवेल कहता है रिलाई तुम क्या कर रहे हो, इस मेडल को रिसीव करो। फिर रिलाई कहता है लेकिन ब्रदर। फिर रिलाई कहता है हमारे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जो हम इनसे नफरत करें। फिर
इसके बाद आइजैक सोचने लगता है मैं ये नहीं करना चाहता था। फिर दिखाया जाता है उस मेडल में एक ब्लू फायर जलने लगती है और वो ब्लू फायर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उस मैसेंजर का हाथ भी जलने लगा था। फिर वो उस बॉक्स को छोड़ देता है और सामने की तरफ देखकर एल्डर, गोवेल और वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्लू फायर ऊपर जाके काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे देखकर एक एल्डर कहता है ये तो होली फ्लेम है, आखिर किसने होली फ्लेम को कास्ट किया। फिर उसके बाद वो मैसेंजर कांपते हुए कहता है वो मेडल। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो सभी लोग आइजैक की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि उस होली फ्लेम को आइजैक ने कास्ट किया होता है और वो अपने हाथों से होली फ्लेम को निकालते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर वो मैसेंजर चिल्लाते हुए कहता है आखिर इसका मतलब क्या है, इस मेडल को खुद पॉप ने दिया है, क्या तुम हमारे खिलाफ रेबल करना चाहते हो। फिर उसके बाद एक एल्डर कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि हमने ये जानबूझकर किया है। फिर दूसरा एल्डर कहता है वो तो सिर्फ अभी एक बच्चा है। फिर तीसरा एल्डर कहता है तुम उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो जो खुद उस मेडल को नहीं लेना चाहता। फिर उसके बाद रिलाई उस मेडल को उठाते हुए कहता है बदकिस्मती की बात है, ये एक्सीडेंट मेडल लेने से पहले ही हो गई, इसलिए हम ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि मेडल हमें मिला ही नहीं। फिर उसके बाद वो मैसेंजर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। पर जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मेडल होली फ्लेम से पिघल चुका था। फिर रिलाई कहता है क्या हमें इस मेडल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जिसे पॉप ने खुद भेजा है, ये फैक्ट जानते हुए कि वो सिर्फ एक बच्चे के फ्लेम से पिघल गई। उसकी बातें सुनकर वो एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं क्या वो मेडल सच में पिघल गई। फिर वो मैसेंजर कहता है इसे मुझे दो, ऐसा लगता है शायद मैं गलत चीज लेकर आ गया। फिर तभी एक कपड़े के ऊपर वही ब्लू वाली होली फ्लेम दिखाया जाता है, जो होली फ्लेम मैसेंजर के ऊपर जल रहा होता है, जिससे वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। फिर उसके बाद एक एल्डर आइजैक के मुंह को खींचते हुए कहता है मेरे छोटे आइजैक तुम काफी ज्यादा शरारत करते हो, जिसके वजह से आइजैक गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा भी पिछवाड़ा जला दूंगा। फिर उसके बाद उस मैसेंजर को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होती है और वहाँ से जाते हुए कहता है तुम जोशुआ के लोगों, मैं तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। फिर उसके बाद सभी एल्डर आइजैक को खिलाते हुए कहते हैं आइजैक तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया, मेरा सीना काफी ज्यादा हल्का लग रहा है। और एक दूसरा एल्डर गोवेल को कहता है उस घटिया मेडल को फेंक दो। और वही एल्डर जो आइजैक को खिला रहा था वो कहता है हमारे मैट्रियाज को उस बेकार से पॉप का चेहरा देखना चाहिए था। फिर वो एल्डर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया रिलाई, ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ। फिर दूसरी एल्डर कहती है होली फ्लेम का यूज करना एक अच्छा आइडिया था। फिर रिलाई कहता है क्या आपने क्या कहा, आपका मतलब क्या है। फिर एक एल्डर आइजैक के पास आते हुए कहता है बेवकूफ बच्चे की तरह दिखावा करना बंद करो, तुमने ही होली फ्लेम को कास्ट किया था ना कि आइजैक ने। फिर रिलाई कहता है एल्डर्स जिसने होली फ्लेम कास्ट किया वो मैं नहीं हूँ। जिसके बाद सुनकर वो एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर एक एल्डर कहता है क्या वो तुम ही नहीं थे जिसने रिली के स्टोरेज के अंदर होली स्पेल को यूज किया था। फिर रिलाई कहता है मैंने तो सिर्फ इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज किया था। फिर दूसरी एल्डर कहते हैं ये बच्चा आइजैक काफी जल्दी यूज करना सीख रहा है। फिर रिलाई कहता है क्या उसे पता है कि ये कैसे करना है। उसके बाद सुनकर वो एल्डर कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर वो एल्डर हैरान होते हुए आइजैक की तरफ देखते हुए कहते हैं तो क्या आइजैक ने उन सभी होली स्पेल को कास्ट किया है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है सीक्रेट स्क्रिप्चर, एक ऐसा लेजेंडरी ट्रेजर जो अलाउ करता है तुरंत सीख सकता है और स्पेल कास्ट कर सकता है। इस बुक को रेली के स्टोरेज से अपने साथ लाने का आइडिया सच में काफी अच्छा था। ये फ्लेम मेरे स्केलेटन किंग के फ्लेम से कमजोर है, लेकिन फिर भी ये काफी यूजफुल है। फिर एक एल्डर कहता है क्या उसकी मदर ने डिवाइन स्पेल का यूज किया था। फिर दूसरी एल्डर कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी मदर एक फायर टाइप यूजर नहीं थी, वो बिल्कुल इसके अपोजिट थी। फिर वही पहला एल्डर कहता है अब ये उसके टैलेंट के बारे में भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई कविता लिख रहा हो, भले ही उसने उससे पहले लिखना कभी ना सीखा हो। यहाँ तक कि अब तक की सबसे जीनियस सेंटेंस मेलिसा कास्ट करने से पहले उसे सीखी थी, तो कोई बिना सीखे स्पेल को कैसे कास्ट कर सकता है। उनके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है अब ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। फिर उसके बाद बीच में एसाइली कहती है मुझे माफ कर दीजिए एल्डर, लेकिन क्या आपको ये हैरान नहीं लगा कि उस मेडल के ऊपर पॉप के ब्लेसिंग होने के बावजूद भी आइजैक ने उसे पिघला दिया। फिर उसके बाद वो दोनों एल्डर एसाइली के पास आ जाते हैं और उसे चमकते हुए आंखों के साथ कहते हैं अरे हाँ तुमने तो बिल्कुल सही कहा। फिर वो एल्डर कहता है उस मेडल को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे खुद चेक करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद रिलाई कहता है ठीक है एल्डर, पर जब वो उस बक्से के पास देखता है तो वहाँ पर मेडल ही नहीं होता। फिर रिलाई कहता है मेडल यहाँ नहीं है, जिसके बाद सुनकर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है क्या। फिर वो कहता है तुम ठीक से देखो वो यहीं पर था। फिर उसके बाद गोवेल कहता है मैंने उस मेडल को फेंक दिया। फिर उसके बाद वो वही पहले की बातों को बताने लगता है और कहता है तुमने ही तो फेंकने के लिए कहा था। फिर वो एल्डर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर वो एल्डर कहता है जल्दी से लोगों को इकट्ठा करो और उस मेडल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ढूंढो। फिर उसके बाद गोवेल सोचने लगता है पॉप के मेडल को पिघलाना, जिसे कहा जाता है कि वो एक ऐसा मेटल से बना है जिसे पिघलाया नहीं जा सकता। जोशुआ का हेड अब इसके बारे में नहीं जान सकता। फिर वो एक स्माइल करते हुए सोचने लगता है क्योंकि जब तक उनके पास एविडेंस नहीं है वो इसे साबित नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद वेस्ट के जोशुआ ड्यूक डॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउस जोशुआ के पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके साथ जोशुआ के नाइट थे। फिर पैट्रियार्च कहता है यहाँ
से मेंशन दूर नहीं है, पहुंचने तक फोकस करो। फिर उसके बाद वो नाइट भी ठीक है मेरे लॉर्ड बोलने लगते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पैट्रियाज के बगल में कोई नदी या तालाब होता है, जिसके तरफ पैट्रियाज देखते हुए कहता है आखिर ये चीज यहाँ कैसे आ गई। फिर उसके बाद हमें हाउस जोशुआ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ऐसा क्यों। फिर उसके बाद हमें आइजक को दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत से दूध के बोतल होते हैं और कुछ इलेक्सर के बोतल होते हैं, जिसे देखकर एल्डर कहते हैं क्या उसमें स्केलेटन किंग तो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। और वहीं आइजक खुश होते हुए सोच रहा होता है तुम लोगों का शुक्रिया इतना खाना देने के लिए। फिर उसके बाद एक एल्डर कहती है उसमें 300 बोतल पॉइजन का था। फिर दूसरा एल्डर कहता है उसमें 500 बोतल फ्रूट का था, जिसे हाउस जूलियस ने दिया था। और वहीं आइजक डकार मारते हुए सोचता है ये फ्रूट काफी टेस्टी था। माना जाता है कि ये होली बीस्ट के साथ एफिनिटी बढ़ाने में मदद करता है। होली बीस्ट जो बैटल में मदद करते हैं, मुझे फ्यूचर में पॉप और गॉड को हराने के लिए उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं उनके क्लोज ना आऊं। हाउस जोशुआ में भी जरूर एक न एक होली बीस्ट होगा। फिर तभी आइजक ऊपर की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ एक बहुत ही बड़ी एक सिंग वाली वेल होती है, जिसे देखकर आइजक सोचने लगता है ये तो जोशुआ का होली बीस्ट टेरन ब्लूम है। फिर तभी कोई कहता है प्लीज 1 मिनट रुकिए, आपको पहले दावत करने के लिए जाना चाहिए। फिर तभी वहाँ पे दरवाजा खोल के पैट्रियाज आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सभी एल्डर्स पैट्रियाज के सामने झुकते हुए कहते हैं हम पैट्रियाज को ग्रीट करते हैं। और उसे देखकर आइजक सोचने लगता है तो अच्छा ये हाउस जोशुआ का पैट्रियाज है और साथ ही मेरा ग्रैंडफादर भी। मैं देख सकता हूँ इसके अंदर से अपने सरवाइव करने की रोशनी को। इसे देखकर इसके बारे में मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद रिलाई आइजक के सामने आते हुए कहता है फादर प्लीज हमें थोड़ा सा समय दो, आइजक के पेट को काटने से कुछ भी चीज सॉल्व नहीं होगा। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है ओ मेरे डियर अंकल, वो मेरे पेट को नहीं काटेगा। फिर उसके बाद रिलाई पैट्रियाज के पास जाता है। फिर पैट्रियाज कहता है उसे आग में डाल दो। उसके बाद सुनकर तो आइजक को एक पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता, पर वो अगले ही पल काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसके साथ साथ रिलाई भी काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर वो कहता है नहीं फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। और वहीं आइजक सोच रहा होता है लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया, उसके अंदर मेरी सरवाइव करने की रोशनी नहीं है, तुम सभी पागल हो, सिर्फ यही अंकल है जो मेरा भला सोचते हैं। फिर उसके बाद रिलाई कहता है ये अभी आग में जाने के लिए काफी छोटा है। उसके बाद सुनकर आइजक मन ही मन कहता है हे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो जैसे कि अगर मैं बड़ा हो गया तो मुझे चलाओगे। फिर रिलाई कहता है प्लीज फादर मेरी बात को समझिए। फिर गोवेल कहता है नहीं फादर ये आइजक के लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड है। जिसकी बातें सुनकर आइजक अपने मन ही मन गुस्से से कहता है आखिर तुम किसी बच्चे को आग में जलाने वाली चीज को रिवॉर्ड कैसे कह सकते हो। फिर रिलाई कहता है माना कि अगर हम उसे आग में डाल देते हैं तो उससे हमें स्केलेटन किंग का उंगली वापस मिल जाएगा और उसे फायर ब्लेसिंग मिल जाएगा, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर आइजक सोचने लगता है क्या फायर ब्लेसिंग। फिर उसके बाद रिलाई कहता है प्लीज आइजक के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। फिर गोवेल कहता है या उसे चीर कर निकाल दो या इसके जगह हम उसे पानी में गिरा दे। उसके बाद सुनकर आइजक गुस्सा होते हुए सोचने लगता है तुम सभी पागल कमीने भाड़ में जाओ। फिर गोवेल कहता है ऐसा नहीं हो सकता, टेम्पल के फ्लेम और वाटर जोशुआ के सीक्रेट ट्रेजर है, जिसका यूज सेंटेंस को बड़ा करने में किया जाता है और आप इस ट्रेजर का यूज एक ना बोलने वाले बच्चे के ऊपर करने वाले हैं जो इसके लिए क्वालिफाई भी नहीं है। फिर रिलाई कहता है क्या कहा तुमने कि आइजक क्वालिफाई नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। गोवेल को देखकर आइजक सोचने लगता है ऐसे लग रहा है वो जिस चीज को मना कर रहा है वो अभी मेरे लिए अच्छा है। फिर गोवेल कहता है इसका जगह शूरी काफी ज्यादा अच्छा होगा, ये मत बोलो कि रेली की स्टोरेज के डीमन को शूरी ने हराया था। फिर रिलाई कहता है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आइजक था जिसने उस डीमन को हराया था, यहाँ तक कि इस बात को खुद होली ड्रैगन ने कहा था। फिर गोवेल कहता है उस होली ड्रैगन को देखने में कुछ गलती हो गई होगी, आखिर एक बच्चा जो ठीक से ना तो चल सकता है ना बोल सकता है वो कैसे डीमन को हरा सकता है। फिर रिलाई कहता है ब्रदर इतना भी झूठ मत बोलो, यहाँ तक कि आइजक ने खुद अपने होली फ्लेम से पॉप के मेडल तक को पिघला दिया था, हम सभी ने खुद इसे अपने आंखों से देखा है, अब तुम क्या इसे भी एक झूठ बोलोगे। फिर उसके बाद गोवेल कहता है कौन जानता है कि तुम और तुम्हारे एल्डर्स मिले हुए हो और तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और इसके अलावा इसे साबित करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। फिर उसके बाद पैट्रियाज कहते हैं तुम मेडल के बारे में बात कर रहे हो। फिर उसके बाद पैट्रियाज वही पिघले हुए मेडल को दिखाते हुए कहते हैं क्या तुम लोग इस मेडल के बारे में बात कर रहे हो। हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोवेल और रिलाई एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, जहां रिलाई का कहना होता है कि आइजक ने होली फ्लेम से पॉप के मेडल को पिघला दिया, लेकिन गोवेल खुद उस मेडल को फेंकने के बाद कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे तुम इसे साबित कर सकते हो। फिर तभी उसके पीछे से जोशुआ हाउस के पैट्रियाज आते हैं जो अपने हाथ में उसी पॉप के पिघले हुए मेडल को दिखाते हुए कहते हैं क्या तुम लोग इस मेडल की बात कर रहे हो। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बताया जाता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है पॉप जो हेवन से जुड़ा हुआ एकमात्र पर्सन है और एक ऐसी चीज जिसके ऊपर उसकी ब्लेसिंग है, गोल्ड ब्लेसिंग। उस मेडल को देखकर आइजक सोचने लगता है इसे पिघलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर यहाँ तक कि मैं स्केलेटन किंग भी होता तो ये मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होता। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि ये पैदा हुआ बच्चे का बॉडी ही कुछ ज्यादा पावरफुल है।
है। फिर तभी रिलाई हैरान होते हुए कहता है, आपने इसे कहाँ पाया? फिर पैट्रियाज कहते हैं, मैंने इसे यहाँ आते समय पाया था, ये एलिसिवा लेक में था। फिर रिलाई पैट्रियाज को कहते हैं, देखो फादर, वो एक ऐसा बच्चा है जो ऐसी शानदार होली फ्लेम्स को मैनिफेस्ट कर सकता है जो पॉप के सिंबल को भी पिघला सकता है। उनकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, बिल्कुल, वे इससे दिखा सकते हैं कि पॉप के कंपेयर में जोशुआ हाउस ज्यादा सुपीरियर है। फिर रिलाई कहता है, ये फ्लेम स्केलेटन किंग का भी सामना कर सकता है। फिर तभी एक एल्डर कहते हैं, पैट्रियाज ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बड़े होकर बहुत ही अच्छे स्केलेटन किंग हंटर बनेंगे। पर उनकी बातें सुनकर आइजैक थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर रिलाई कहता है, स्केलेटन किंग के लोगों की वजह से आम लोगों की जान खतरे में आ जाती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को अनदेखा करते हैं तो स्केलेटन किंग की उम्र बढ़ती जाएगी। उसकी बातें सुनकर आइजैक को कुछ समझ में नहीं आता। फिर विस्पर कहता है, चाहे अभी हो या पास्ट में, मास्टर, ऐसा लगता है कि आपके नाम का यूज करके कोई बहरूपिया घूम रहा है। फिर आइजैक सोचने लगता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो दूसरों का ध्यान अपने तरफ और ज्यादा खींचे। फिर विस्पर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर रिलाई कहता है, अभी नहीं, जो 17 साल पहले हुआ था उसके बारे में भी सोचो। स्केलेटन किंग जोशुआ हाउस आया और हमें कर्ज कर दिया। उसके बाद सुनकर आइजैक भी हैरान हो जाता है। फिर रिलाई गुस्से से कहता है, वो हमारे पास आया और उसने क्लेम किया कि वो सेंटेंस के ब्लड लाइन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। उसके उस कर्ज के बारे में सोचते ही मेरा खून खौल उठता है। फिर विस्पर कहता है, अगर ये 70 साल की बात है तो मास्टर आप ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे मास्टर तो 150 साल पहले ही खत्म हो गए थे। फिर आइजैक कहता है, एक ब्लड लाइन के ऊपर कर्ज इसलिए बड़बड़ा रहे थे कि हम लोग लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। फिर आइजैक विस्पर से कहता है, एक एवरेज डीमन के कर्ज को संभालना बच्चों का खेल है। इस कर्ज को सुपीरियर माना से सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। फिर तभी एक एल्डर कहती है, भले ही हमें ये नहीं मारती, लेकिन हमारे ग्रोथ को रोक के लाइफ फोर्स को कम कर देती है। फिर दूसरा एल्डर कहता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना एक भी बाल के जिया है, मतलब लाइफ फोर्स कम होने की वजह से सारे बाल झड़ गए। फिर आइजैक गुस्से से कहता है, मैं उस कमीने को मार दूंगा जो मेरे नाम का यूज करके नाटक कर रहा है। फिर विस्पर कहता है, क्या गंजापन जेनेटिक्स से नहीं आता है? फिर आइजैक उस एल्डर को गाली देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पैट्रियाच और रिलाई के सिर के ऊपर बालों का गुच्छा नहीं दिखाई दे रहा? फिर उसके बाद पैट्रियाच आइजैक के पास आते हैं और आइजैक को देखते हुए कहते हैं, उसकी आंखों का कलर लाल है, इसका मतलब वो भी कर्स है। फिर वो कहते हैं, फायर और वाटर इसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसकी बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, तुम सब आके मेरे साथ क्या करना चाहते हो? फिर पैट्रियाच कहता है, मैं उसे होली स्पिरिट अलाउ करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर रिलाई और वहाँ खड़ा एल्डर हैरान हो जाता है। पैट्रियाच की बातें सुनकर आइजैक सोचने लगता है, क्या एक होली स्पिरिट? एक होली स्पिरिट सिर्फ तभी मिलता है जब इसे दिया जाता है। मुझे सच में इसकी बहुत ही जरूरत थी ताकि मैं ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंच सकूं, जहां पर गॉड भी मेरे साथ उलझने के बारे में नहीं सोच सकता।